नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल एसएससी सीएचएसएल में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे 4 अगस्त को, उसी को जिसमें कि स्टैटिक जीके के पार्ट हैं, यानी कि जो आपके करंट अफेयर्स हैं उसको मैंने छाड़ दिया है, क्योंकि स्टैटिक जीके भविष्य में और भी जो एग्ज़ाम है उसमें आ सकते हैं। करंट तो कुछ ही दिन तक उसकी वैलिडिटी होती है, तो अपन आज जो है वो जो स्टैटिक जीके के पार्ट सीएचएसएल में पूछे गए हैं उसी को याद करेंगे विथ ट्रिक। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? ये एक प्रश्न पूछा गया था। देखिए, विजय, जहाँ पे भी विजय होती है वहाँ राजा एक दूसरे के बीच लड़ते हैं, तभी तो विजय होगी, यानी कि एक दूसरे के बीच 36 का आंकड़ा होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो टोटल ईयर की हम बात करें तो 1336। ठीक है, 1336। और ये बाबर से पहले इधर राज करा था। बाबर तो आया था 1400 समथिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। हालांकि बाबर ने विजय 1500 समथिंग में स्टार्ट किया था, लेकिन बाबर जब राज करा था तो 1400 समथिंग के अराउंड वो राज करना चालू कर दिया था। तो उससे पहले ही इधर 1336 में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, रामसर साइट कांवर ताल लेक कहाँ पे है? देखिएगा, रामसर साइट 42 है। और अगर बात करें कि कांवर ताल लेक, आप देखेंगे कि बिहार में जितने भी कांवरिया जाते हैं वो बिहार के एक जगह है, बेगूसराय के पास एक जगह है, वहाँ से पानी उठाते हैं और जाके जो बैद्यनाथ मंदिर है आपके झारखंड में, वहाँ पे जल चढ़ाते हैं सावन के महीनों में। ठीक है, तो कांवर ताल यानी कि ताल से ही पानी उठाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे कि ये बिहार में बेगूसराय के जगह पे है। ठीक है, कौन सा? रामसागर साइट कांवर ताल। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आसन बैराज रामसर साइट कहाँ पे है? देखिएगा आसन, अब कोई ऊपर चढ़ा हुआ है तो आसानी से नीचे उतर सकता है। चढ़ने में तो काफ़ी दिक्कत होता है, कोई भी पहाड़ पे चढ़े या कुछ पे भी चढ़े, लेकिन आसानी से आप उतर सकते हैं, यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, उतरा आसानी से। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं कि आसन ASAN बैराज रामसर साइट कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, ये याद करने का तरीका भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ, क्योंकि बस डायरेक्ट ये पढ़ लूँ कि आसन बैराज रामसर साइट कहाँ पे है? उत्तराखंड, बस आगे बढ़ जाऊँ। आपको अभी के लिए तो याद रहेगा, भविष्य में भूल जाएंगे, तो इस तरीके से मैं आपको याद करवाता हूँ। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, ये जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, रामसर एक जगह है, शहर है। ठीक है, कहाँ की? ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं बता दूं, ईरान की। ठीक है, यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमि के लिए। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, 1971 को, तो उसी दिन से 2 फरवरी को आर्द्र भूमि के लिए एक दिवस बना दिया गया, जिसे हम कहते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे? देखिए, आर्द्र आधा जैसा कुछ सेंस दे रहा, और किसी भी चीज़ को आधा करेंगे उसको 2 से फाड़ेंगे, यानी कि 2 भाग में फाड़ेंगे, तभी तो आधा आधा होगा, तो यानी कि 2 फरवरी। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष ODI टेस्ट क्रिकेट में प्रथम महिला अंपायर कौन है? देखिए, जो अंपायर वगैरह होते हैं ज़्यादातर विदेशी होते हैं, इंडिया के तो बहुत कम ही अंपायर होते भी हैं, तो इंटरनेशनल जो मैचेज होता है वो भी बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लड़की की बात आ गई कि लड़की अंपायरिंग कर रही है पुरुष वाले जो क्रिकेट होते हैं उसमें, ODI में भी और टेस्ट में भी। तो प्रथम कौन थी? क्लैरी पोलोसैक। ठीक है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया की है। याद कैसे करेंगे? जो क्लेवर होंगे, क्लैरी क्लेवर, इस तरीके से याद रखेंगे, क्लैरी क्लेवर, जो क्लेवर होंगे वही तो अंपायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद करेंगे कि प्रथम महिला अंपायर थी, जो कि पुरुष के लिए ODI और टेस्ट दोनों में इन्होंने अंपायरिंग कराई। अगर हम भारत के रिस्पेक्ट में पूछ लें कि ICC पैनल में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला रेफरी। ठीक है, अब देखिए रेफरी क्या करता है, आपने कई बार सुना होगा कि रेफरी ने इतना जुर्माना लगा दिया फलाना खिलाड़ी पे, जब कोई बहस वगैरह होता है या मिसकंडक्ट कोई करता है खिलाड़ी, तो उस पर रेफरी जुर्माना लगाता है। जुर्माना मतलब कि पैसा लगा देता है, तो यानी कि ये लक्ष्मी जी ही लगाता होगा, रेफरी जो है वो लक्ष्मी लगाता होगा, लक्ष्मी मतलब पैसा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे कि प्रथम महिला रेफरी ICC के पैनल में शामिल होने वाली GS लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, बर्मन वंश ने कहाँ पे शासन किया? तो ये जो एक बर्मन डायनेस्टी है वो एक किंगडम था। कौन सा किंगडम? देखिए, बर्मन डायनेस्टी मैं विकिपीडिया के थ्रू आपको बता रहा हूँ।
बर्मन जो डायनेस्टी है पुष्य बर्मन के द्वारा यह स्थापित डायनेस्टी है कामरूपा किंगडम में। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कामरूपा, कामरूपा पहले पूरा असम का नाम था। यहाँ पे देखिएगा ये पूरा इस क्षेत्र में जो बर्मन डायनेस्टी है उसका अधिपत्य रहा था। इधर पैरेलल में गुप्त वंश का शासन चल रहा था इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में ईस्ट वाले क्षेत्र में बर्मन वंश का शासन चल रहा था। 350 से 655 ईस्वी तक ये यहाँ पे चला। ठीक है, तो ये एडी में है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको पुष्य बर्मन बता भी दिया कि इसके संस्थापक थे। कामरूपा में इन्होंने शासन किया बर्मन वंश ने। अगला क्वेश्चन है बनास नदी का उद्गम स्थान। देखिएगा यहाँ पे बनारस नहीं है, इसलिए कंफ्यूज होइएगा कि बनास है यानी बनारस जैसा कुछ सेंस दे रहा है तो यूपी में होगा, नहीं। ये जो बनास नदी है उसका उद्गम स्थान कौन सा है? अरावली रेंज के खेमनौर की पहाड़ी। अब ये अरावली रेंज के खमनौर की पहाड़ी, यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो बनास नदी है वो कहाँ पे बहती है? तो जहाँ पे एकदम से नाश हो गया है, नाश यानी कि मरुभूमि ही मरुभूमि है, यानी कि राजस्थान। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखेंगे। एक प्रश्न पूछा जाता है भारत का या एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये आपके चिल्का है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनलैंड, ये चिल्का जो है वो समुद्र से लगा हुआ है, या आप कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी से ये बंगाल की खाड़ी इसमें घुस गई है तो ये चिल्का लेक बनाई है। लेकिन ये चारों तरफ जो सांबर झील है वो जो है वो भूमि से घिरा हुआ है। तो इनलैंड जिससे हम कह सकते हैं आंतरिक भूमि वाला, जो अगर सबसे बड़ा खारे पानी का झील पूछा जाए तो सांबर है। दोनों में अंतर है, अगर इनलैंड पूछे तो सांबर है, और सिर्फ पूछे कि सबसे बड़ा खारे पानी की झील तो वो चिल्का है। ठीक है, एशिया का भी चिल्का ही होगा। अगला क्वेश्चन लोकसभा के सबसे युवा स्पीकर। देखिएगा अभी योगी जी जो दिख रहे हैं वो एकदम से युवा दिख रहे हैं, तो उसी नाम से है जीएमसी बाल योगी। अब बाल है मतलब कि जो बालक है वो युवा ही होगा, तो इस तरीके से याद रखेंगे कि सबसे युवा स्पीकर थे। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हुआ? राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे होता है, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? जिसपे कि ब्रिटेन ने आधिपत्य स्थापित किया था कभी ना कभी। ठीक है, तो उसी कंट्री को मिला के राष्ट्रमंडल कंट्री बनता है। तो सबसे ज़्यादा बार अभी तक 5 बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, इसीलिए तो आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा बार हमेशा टॉप पे रहता है राष्ट्रमंडल खेलों में। क्यों टॉप पे रहता है? अब राष्ट्रमंडल खेल में वही तो है कि जो कि टॉप पे रहना है, क्योंकि वो खेल में कितना आगे है वो तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। सूर्यधार लेक कहाँ पे? देखिएगा सूर्य जो धारा बना के निकलेगी तो धारा बना के उतरती है सूर्य। इस तरीके से बचपन में आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, सॉरी ड्रा किया होगा, इस तरीके से सूर्य का बनाते होंगे और इधर से पानी उतारते होंगे, तो सूर्य भी इसी के सहारे इसके किरणें उतरेगी, यानी कि उत्तराखंड में सूर्यधार यानी कि सूर्यधारा जो निकलती है वो उत्तराखंड। इस तरीके से याद रखेंगे कि सूर्यधार जो लेक है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कॉर्नवालिस कोड कब तैयार किया गया था ये पूछा गया, तो ये तो कई बार आपसे प्रश्न पूछे गए थे 1793 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? जो आपके जितने भी ज्योतिर्लिंग है हर एक तो नहीं कह सकते, बहुत सारे स्टेट में फैला हुआ है। जैसे अगर एक ज्योतिर्लिंग की अभी बात करें जो कि झारखंड में है बाबा बैद्यनाथ का, ठीक है, तो उसी तरीके से बहुत सारे नागेश्वर एक जगह पे है गुजरात में है। तो उसी तरीके से जो अगर हम बात करें कि महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, देखिए ये दोनों जो ज्योतिर्लिंग है वो आपके मध्य प्रदेश में है। अब इसको याद कैसे करेंगे? महाकालेश्वर ओंकारेश्वर, इसको याद नहीं कर पा रहे हैं अपन, इसको आप ट्रिक बना के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। या आपको इस तरीके से भी ओंकारेश्वर, तो इस तरीके से ओ का उच्चारण मध्य भाग से करते हैं, जो मुंह का मध्य भाग है उसमें से हम ओम का उच्चारण करते हैं, या ओम का उच्चारण जब भी करते हैं तो ये मध्य में होता है और चीज़ चारों तरफ ये ओम का उच्चारण फैलता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद करेंगे कि जो ओम का उच्चारण होता है वो मध्य भाग से होता है, तो मध्य मतलब मध्य प्रदेश, और महाकालेश्वर भी आपके एमपी में है। अगला क्वेश्चन है सिग्मो, जिसे हम सिग्मा या सिस हीरोस्तवा के नाम से भी जाना जाता है,
कहाँ मनाया जाता है ये वाला उत्सव, सिग्मो उत्सव। तो देखिए सिग्मो सिंग जैसा कुछ सेंस था कि सिंगिंग कर रहा है, और गोवा में ज़्यादातर पार्टियां चलती रहती है, वहाँ पे सिंगिंग वगैरह का काम चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे कि सिग्मो महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, ये गोवा में मनाया जाता है। भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन कौन सी है, तो ये चली थी दिल्ली में जनकपुरी बेस से बॉटेनिकल गार्डन के बीच चली थी। अब अभी आपने देखा होगा कि एक जो सड़क है दिल्ली की, वो टूट गई और उसमें कार अपने आप चली गई। तो यानी कि कार अपने आप चली गई, यानी कि उसको कोई चलाने वाला नहीं था। तो उसी तरीके से ट्रेन भी अपने आप चल गई वहाँ पे दिल्ली में। इस तरीके से याद कर सकते हैं उस इंसिडेंट से कि अभी हाल ही फिलहाल में वहाँ की एक रोड है वो धंस गई और कार उसमें अपने आप चली गई, यानी कि चालक विहीन वो कार चलने लगी, तो चालक विहीन ट्रेन भी चल रही होगी उसी तरीके से गड्ढे में। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि दिल्ली जो मेट्रो है वो प्रथम बार चालक रहित मेट्रो चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, पुणे किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये जो पुणे है काफ़ी फेमस सिटी है, तो ऑब्वियस है इसके जो नदी है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो मूला मूथा जो रिवर है उसके किनारे ये पुणे बसा हुआ है। याद कैसे करेंगे देखिएगा, उस सेंस में नहीं लीजिएगा, बस याद करने का मूथ मारते हैं। ठीक है, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप ना मारें और वो चीज़ें डोनेट कर दें, स्पर्म डोनेट कर दें, तो पुण्य का काम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद करेंगे कि पुणे मूला मूथा रिवर के किनारे बसी हुई है। बस इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, बाकी आप इसको अन्यथा ना लें, उस सेंस में ना लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।